बच्चे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कहां से हुई थी हमारे पास 10th क्लास के कार्बोनेट्स कंपाउंड से। और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि टेट्रावेलेंसी और उसके साथ उसके जो कैटिनेशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाता चल रहा है। किस किस तरीके से बना रहा है वो, सिंगल बना रहा है, डबल बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है, उसके अलावा वो ब्रांचिंग कर रहा है, साइक्लिक बन रहा है ना, अलग अलग तरीके से वो बॉन्ड्स बना रहा है, जिसकी वजह से हर लिविंग थिंग के अंदर कार्बन प्रेजेंट है किसी ना किसी फॉर्म में, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उसी कार्बन कंपाउंड्स की स्टडीज का नाम है। उसके अंदर अलग अलग चीजें ऐड हो सकती थी, जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि कार्बन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलेंगे, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब कार्बन की जगह पे बीच में ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड कुछ और ऐड हो सकता है उसमें। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इट इज ऑल अबाउट एलिफैटिक एंड साइक्लिक, है ना। एलिफैटिक ओपन चेन और साइक्लिक में क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। एलिफैटिक में हमने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन सेम वही 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, सबका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, है ना। जब हमने साइक्लिक पढ़ा तो साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ा था। होमो का मतलब सेम, जिसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड है तो सारे ही कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। हेट्रो क्या होगा, पूरी कार्बन की एक चेन चल रही है लेकिन बीच में लेट अस अज्यूम नाइट्रोजन आ गया, तो चेन के बीच में कार्बन के अलावा कुछ आ जाए तो हेट्रो हो गया, अलग अलग तरीके के एटम्स मिलके साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब होमोसाइक्लिक के अंदर फर्दर दो टाइप्स आती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते थे, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स, सिंपल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या था, ये वाला कुछ ऐसा पार्ट था जो तुम्हारे लिए नया था। इससे पहले वाली चीजें तुमने फिर भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर थोड़ी सुनी हुई थी। इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक मिनट ये कराने से पहले एक और चीज बताता हूं जो तुमने नहीं सुना था, वो था हमारे पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास क्या था, अगर कोई कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, जो हमारा मेन कार्बन एटम है वो फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, उसको हम डिग्री के बेसिस पे या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी के नाम से बता रहे हैं। अगर कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री है। अगर कार्बन के दो बॉन्ड्स दो अलग अलग कार्बन से हैं तो हम क्या कहेंगे, वो सेकेंडरी हो गया या 2 डिग्री हो गया। अगर एक कार्बन एटम के 3 बॉन्ड 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड हैं तो वो क्या हो गया, टर्शरी हो गया, है ना, यही था। और अगर 4 से होंगे, मतलब एक कार्बन एटम के चारों बॉन्ड 4 अलग अलग कार्बन एटम से होंगे तो वो क्वाटरनरी था। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री सॉर्टेड है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या था, वो कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच था। जैसे अगर यहां पे Cl लगा हुआ है तो ये कौन सा हेलोजन ग्रुप है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा, और बीटा के साथ वाला गामा आ जाएगा। ऐसे ही अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है, यहां तक हमने डिग्री और ये अल्फा बीटा के बारे में हमने बात करी थी। यहां से होते हुए अब वापस अपने एरोमेटिक पे आते हैं। एरोमेटिक जो हमारा था अपने पास, एलिफैटिक और एरोमेटिक के अंदर जब हम बात करें, एलिफैटिक ठीक है ओपन चेन है, एरोमेटिक के अंदर बेसिकली क्या है, वो क्लोज्ड चेन का ही एक पार्ट है एरोमेटिक। अब क्लोज चेन में हमारे पास 3 तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये 3 थे। हमने इस पे बहुत डिटेल में बात करी थी। अगर मैं बहुत छोटे में बात करूं तो क्लासिफिकेशन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की सिंपल ये थी। इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 4 रूल्स होते हैं, जिनको अगर उन 4 रूल्स को अगर कोई कंपाउंड ओबे करता है तो हम क्या कहते हैं, वो एरोमेटिक है। और अगर उन 4 को नहीं करता और सिर्फ 3 को ओबे करे, उन तीनों के अंदर जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड, इन तीनों को वो करेगा फॉलो, लेकिन चौथे रूल में जो कि हक्कल्स रूल है उसको वो ओबे ना करे, तो हम कहेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है, वो हमारे पास आएगा या तो वो एरोमेटिक हो जाएगा या वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं फिर से सुनना, हमारे पास
अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है, कुछ है ऐसा जो कि दो एटम्स, दो मतलब कंपाउंड्स को हम कंपेयर करते हैं, वो साइक्लिक ना हो, प्लेनर ना हो या कॉन्जुगेटेड ना हो। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। साइक्लिक समझ में आता है, गोल चक्कर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। प्लेनर एक सिंपल प्लेन में होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई हाइड्रोजन्स निकले हुए नहीं होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है हर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर sp2 नहीं है तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, sp3 वाला हो गया तो सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी, वहां पे फिर नेबरिंग कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा ऑल्टरनेट पे, है ना, और वो टर्मिनल नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेटेड। ये था। अब अगर इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी में भी हमारा कंपाउंड फेल हो जाए तो मतलब वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी से वैसे ही बाहर हो गया, वो सीधा सीधा क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक। वो सीधा हमारे पास क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। अगर कोई साइक्लिक, प्लेनर या कॉन्जुगेटेड इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी में फेल हुआ तो वो सीधा नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर ये तीनों में ठीक है तो अब हम देखते हैं हक्कल्स रूल, 4n+2 रूल, जिसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो डबल बॉन्डेड एटम्स हैं, वहां जहां जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है डबल में हमेशा। तो जो पाई बॉन्ड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो मैं बेंजीन का एग्जांपल लूं तो बेंजीन के अंदर 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं 4n+2 को 6 के इक्वल इक्वेट करूं और n की वैल्यू होल नंबर आ जाए। मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं 4n+2 को 6 के साथ इक्वेट करूं तो 4n की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे 4n की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, होल नंबर आ रहा है, दैट मींस ये हक्कल्स रूल को ओबे करता है। और अगर ये हक्कल्स रूल को ओबे ना करके ये 4n रूल को ओबे करे, अगर ये हक्कल्स रूल को ओबे ना करके 4n रूल को ओबे करे, जो हक्कल्स को कर रहा है वो तो सीधा एरोमेटिक, लेकिन बाकी सब 3 हैं और वो हक्कल्स को ना करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को ओबे करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। समझ में आ गया बच्चे, ये क्लियर है। तो ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में इनके बारे में हमने बात करी थी, ये अपने पिछले लेक्चर का एक तरह से ओवरव्यू हो गया। अब जो अपना आज का टॉपिक है वो शुरू होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जैसा शुरू में ही मैंने बताया कि होमो का मतलब क्या है, सेम तरह के, पूरी रिंग के अंदर जितने भी कार्बन आइटम है वो सेम है, बिल्कुल एक ही कार्बन, मतलब एक ही तरह के आइटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। होमो, होमो का मतलब होता ही सिमिलर है। हेट्रो का मतलब क्या हुआ, जहां रिंग के अंदर कोई डिफरेंट आ जाए, जैसे यहां पर देखो जो अपना पायरोल है, फुरान है, थायोफिन है, पायरिडिन है। पायरिडिन के अंदर जो बेंजीन अदरवाइज होता था उसके बीच में नाइट्रोजन आ गया। थायोफिन के अंदर यहां सल्फर आ रहा है, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, यहां पर नाइट्रोजन आ रहा है। तो जो रिंग बन रही है उसमें सारे कार्बन एटम्स नहीं है ना, कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम आ गया रिंग के बीच में, तो जब दूसरा आएगा तो वो क्या होएगा, हेट्रोसाइक्लिक। सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है सबको, किसी बच्चे को परेशानी है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के बाद आता है बच्चे हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है भाई, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी बात करें तो तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया है ही। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लास्ट टाइम हमने भी बात किया था, करी थी ये वाली। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइंस CnH2n-2। क्लियर है, वहीं से हम फॉर्मूला बनाते हैं। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन आ जाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता जाएगा। हमने फर्स्ट चैप्टर था जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सिंपलेस्ट रेशियो को बताएगा। जैसे C6H6 की जगह सिंपल CH हो जाए, 6 कॉमन आ जाता है, तो जो सिंपल CH बना वो क्या हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। मान लो मेरे पास कुछ और है, कोई ऐसा लगा लो, लेट अस अज्यूम अपने पास एक सिंपल सा एग्जांपल बना लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, ठीक है, और ये क्या है, एल्केन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आएंगे, कितने आएंगे, 10 आएंगे।
अब अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालूं तो क्या आ सकता है, 2 कॉमन ले लूं तो C2H5 बना कि नहीं। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हमने किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, हमने यही पढ़ा था जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। और ये n क्या होगा, कोई होल नंबर होगा, जैसे इस केस में अपने पास 2 था। समझ में आई है, सिंपल बात है ये वाली। अब इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, ये किया हुआ है, आता है, हमने 10th क्लास के अंदर फॉर्मेशन मीथेन की, इथीन की, इथाइंस की और सबकी फॉर्मेशन हमने करी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। किसी को इसमें परेशानी तो नहीं है। इसी को हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी समझा था, जहां हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। क्लियर है, ये कराने की जरूरत तो नहीं है, किसी को लगता तो नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते, इथेन, इथीन, इथाइन, ये भी आइडिया है, ये भी कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। इथेन के केस में हमारा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इथीन में डबल है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर हम उसको पूरे स्ट्रक्चर को खोल के लिख देंगे तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। सॉर्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड या कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड क्या है, मैंने मिला के लिख दिया, मैंने खोल के नहीं लिखा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, C2H6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया C2H6। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म आ गई कि नहीं, समझ में आई है। CH2 CH2 इथीन बन रहा है ना। तो मैं खोल के नहीं लिख रहा, सिंपल इस फॉर्म में अगर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता चलूंगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्टेड या कंडेंस्ड फॉर्मूला है। बेसिक टर्म है ये, समझ में आ रहा है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसका भी आइडिया है। बॉन्ड लाइन में जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 हैं, सीधी चेन है, मैंने इसको ऐसे जिगजैग करके बना दिया। तो यहां होता क्या है, स्टार्टिंग में एक हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन, और उसके साथ हम हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे। हम जब इस तरीके से, मान लो हमारे पास 6 कार्बन थे, या इसी का C4H10 का मान लो मेरे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो 1 2 3 4, हम इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाते। समझ में आ रही है। तो यहां पे जो टर्मिनल्स है, एक हो गया, एक ये वर्टेक्स से 2, एक 3 और एक ये 4, तो ये 4 कार्बन एटम्स हैं, सारे के सारे कैसे हैं, सीधे सीधे आपस में बॉन्डेड है। अगर यहां पे मान लो कोई ऐसा होता है 1 2 3 4 5 और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, इनके बीच में डबल बॉन्ड आता, तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। और पहले और दूसरे, पहले दूसरे, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अगर ऐसे ही मान लो कहीं एल्काइल ग्रुप भी लगा होता तो मैं क्या करता, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे एल्काइल ग्रुप मेंशन कर देता। क्लियर है। तो यहां हम लिखेंगे नहीं वो कार्बन है, हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, सिर्फ लाइन से हर वर्टेक्स, हर एंड पॉइंट एक एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसी को इसमें परेशानी, सिंपल है। ये हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें जब तक और कोई एलिमेंट मेंशन नहीं होगा तब तक वो हाइड्रोकार्बन है, तब तक हाइड्रोकार्बन है। जब तक, अगर मान लो ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कुछ भी आएगा, तो वो हमें इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है। हम हाइड्रोजन को मेंशन करते नहीं है, कार्बन ऑब्वियस होता है यहां पे ऐसे, ठीक है ना। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ये हम जो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तुम्हें ड्रॉ करना आना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये थोड़ा सा कब समझा था, सेम वही केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जब हमने याद करो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या dsp2 स्क्वायर प्लानर वाला या ट्रायंगल बाइपिरामिडल वाला, वो जब हमने ज्योमेट्रीज और शेप समझे थे तब हमने इनको विजुअलाइज भी किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अपना टॉपिक शुरू होता है बच्चे फंक्शनल ग्रुप से। अब वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तुमने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, याद है? कोई बताएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सर डिफरेंट टाइप के आयंस तो नहीं कह सकते, कोई पार्ट होते हैं, ठीक है। हर प्रॉपर्टी, हर उसमें अगर लग जाए किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। गुड है। एक काम करते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं समझते, इसके आगे का सारा टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ना। अब हम सीधा आईयूपीएसी पे चलते हैं और उसको समझने की शुरुआत फंक्शनल ग्रुप से कर लेते हैं। एक सिंपल नाम रखते हैं, देखो अब
आईयूपीएक क्या है? आईयूपीएक की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, 10th क्लास में भी तुमने याद करी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, है ना। अब उसके अंडर जब हम नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर, नामकरण करने की विधि को केमिस्ट्री में आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दो तरीके से नाम रख सकते हैं, एक कॉमन नेमिंग और एक आईयूपीएक। अब कॉमन नेमिंग के कुछ अपने रूल्स होते हैं, आईयूपीएक के अपने होते हैं। हम आईयूपीएक कर रहे हैं अभी। आईयूपीएक के अकॉर्डिंगली सर्टेन कंडीशंस हैं। मतलब जैसे अगर जो पंडित जी को बुलाते हैं, हम कहते हैं भाई हम घर पे बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी आए, ग्रह नक्षत्र देखे, चीजों को एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली नाम निकाल के दे दिया, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डेट जिस दिन वो पैदा हुए, रैंडम नहीं, है ना। तो वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब उस रूल से हो क्या रहा है, अब सुनो, एक एक करके चलते हैं। नाम के हिसाब से होना क्या चाहिए? अगर मैं किसी कंपाउंड का नाम रखता हूं तो वो नाम पूरे तरीके से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताने वाला होना चाहिए। अब जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, पहली बात तो भाई कोई ऑफेंड मत होना। ऑनलाइन कोई देखेगा तो भाई पता चला कोई क्लेम कर रहा है, मैं कोई जातिवाद मतलब जाति सूचक बात नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस रेफरेंस में बात कर रहा हूं। सिंपल एक एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूं। मान लो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया सुमित। अब सुमित से तुम्हें कितना क्या समझ में आता है? कुछ भी नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। अब मान लेते हैं चलो सुमित से शायद तुम तुक्का मार सकते हो कि मैं लड़का हो सकता हूं। कैसे? क्योंकि ज्यादातर कॉमन नेम है सुमित। इसको बदल देते हैं, हरदीप। हरदीप। अब पंजाबी, लड़का या लड़की कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें पता है हाइड्रोकार्बन। हरदीप अगर बताया ठीक है, किसी फैमिली से, पंजाबी फैमिली, इंडियन, लेकिन लड़का या लड़की कुछ नहीं पता। हरदीप कौर, लड़की, ऑब्वियस हो गया, है ना। अब हरदीप कौर लगाने से मुझे लड़की का चलो आइडिया लग गया थोड़ा सा। जैसे ही मैंने उसके साथ एक वर्ड अटैच किया, हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लगना शुरू हो गया। अब मान लो मैं तुम्हें एक और चीज कहता हूं, सुमित जैसे मैंने नाम बताया था, सुमित क्या हो गया, मैंने मिस्टर लगा दिया। मिस्टर लगाते ही ऑब्वियस हो गया कि ये लड़का है। सुमित, मिस्टर सुमित, अब लगा दिया शर्मा। अब शर्मा से तुम्हें क्या आइडिया लगा? भाई कोई पंडित फैमिली से आदमी होगा, मे भी नॉनवेज ना खाता हो, छुप छुपा के खाता हो तो अलग है, सामने तो नहीं खा रहे, पंडित बन रहे, है ना। थोड़ा सा और आइडिया लगा, माइनर सा कुछ आइडिया लग गया। अब मैं अगर कुछ और नाम रख दूं, मिस्टर सुमित गुप्ता, अब क्या हो गया? ये पार्टी नहीं देगा, बढ़िया फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे पता चल रहा है ये हम एक, चलो स्टीरियोटाइप बकवास हो गया, लेकिन मुद्दा क्या है, जैसे ही सिंपल नाम के आगे प्रीफिक्स में या नाम के पीछे सफिक्स में कोई सर्टेन लग जाती हैं कोई चीजें, वो चीजें बेसिकली क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which can describe the property of entire hydrocarbon. That atom or group of atom is known as functional group. समझ में आ रही है? पहली बात तो जब हम नाम को रख रहे हैं तो नाम को हमने किस हिस्सों में बांटा? सीधे सीधे सबसे पहले सरल 3 हिस्सों में। कैसा? मिस्टर सुमित शर्मा, ऐसा। अब मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, मिस्टर सुमित शर्मा ठीक ठाक है, सुमित शर्मा शास्त्री कर देते। अब तुम आंखें बंद करके बैठे हो और तुम्हारे आगे कोई एक बंदा कहता है कि भाई अब ना यहाँ पे मिस्टर सुमित शर्मा शास्त्री आएंगे, तुम्हारे दिमाग में सीधा इमेज बनी एक लंबी चोटी वाला आदमी जिसकी शायद सिर्फ चोटी ही बची हो और उसके साथ में धोती कुर्ते में आएगा माला फेरता हुआ। शास्त्री नाम आते ही, या फिर एक संस्कृत का टीचर आएगा। साइंस वाला तो रिलेट नहीं कर रहा है, क्यों? फिर वही रिलेट कर रहे हैं कि नहीं? जैसे जैसे मैं उस नाम के आगे सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करता जाऊंगा, वो हमें किसी सर्टेन प्रॉपर्टी की तरफ डायरेक्ट करता जाएगा। यही नॉमेनक्लेचर का रूल है। जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो एक सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमेशा नाम आने से, नामकरण करने से पहले शुरू में ही लगेगा, ठीक है। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है, जो कि होमोलोगस सीरीज का पार्ट होता है। क्लियर है? होमोलोगस सीरीज याद है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। याद है? ये नहीं भी है तो याद कर लेना, ये हमने 10th में अदरवाइज किया हुआ है ना। हाँ 10th देखो ऐसा है कि 10, 11, 12 जहां तक हो सके उतना याद करना, मिनिमम ये कि 10 तक तो आते ही होने चाहिए, है ना। वर्ड रूट के बाद आता है हमारे पास सफिक्स। अब सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स बताता है
अब सफिक्स भी फर्दर दो तरीके से हो गया, जैसे मैंने कहा मिस्टर सुमित शर्मा, शर्मा के बाद शास्त्री हो गया या सैंडिले हो गया या जो भी और आगे भारद्वाज हो गया, कुछ भी लगा सकते हैं। वो क्या कर रहा है, वो फर्दर इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है। किस तरीके से? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स का क्या लॉजिक है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है बच्चे टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर सीधा लिखो सेचुरेशन। ये क्या बताता है बच्चे? सेचुरेशन, टाइप ऑफ सेचुरेशन, कि अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है। कैसे बताएगा? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। और हमने क्या पढ़ा था? एल्केन्स होते हैं तो इनके लिए सफिक्स क्या लगता है? अगर एल्केन्स होता है तो इनके लिए सफिक्स एन लग जाएगा। एल्कीन होते थे तो उसके लिए सफिक्स इन लगेगा, और अगर एल्काइन होते थे तो उसके लिए सफिक्स आइन लगेगा। ये था कि नहीं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस थे हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम सफिक्स सेलेक्ट कर रहे थे। ये प्राइमरी सफिक्स थे। अब मान लो इस प्राइमरी सफिक्स के बाद भी एक सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया है। जैसे मान लो एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, 9 कार्बन लगे हुए सीधा लाइन में, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड, तो एल्केन्स क्या नाम बना? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। तो नॉनेन होना चाहिए, लेकिन किसी कार्बन के साथ OH लग गया। पूरी कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह पे कहीं OH लगा, तो ये अच्छा खासा जो एल्केन था वो एल्कोहल बन गया कि नहीं? तो ये क्या बन गया है ना? ओल लग जाएगा लास्ट में, नॉनेनोल। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी उठपटा है, कोई बात नहीं। अगर 4 लगा लेते तो ब्यूटेनोल बोल लेते हैं, है ना, कम से कम बोलना आसान हो गया। तो 4 कार्बन आटम है तो ब्यूटेनोल बना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि पूरी कार्बन चेन के अंदर कहीं पे अगर OH लग जाता है तो पूरे कार्बन चेन की, पूरे हाइड्रोकार्बन की एकदम से प्रॉपर्टी स्विच करते और एल्कोहलिक बना देगा। COH लग गया तो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक। बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड O लग गया तो कीटोनिक हो जाएगा। लास्ट में CHO लग गया तो एल्डिहाइड लग जाएगा। ये जो है अब इसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो IUPAC का थोड़ा इंट्रो समझ में आ गया, इन चीजों के बारे में समझ में आ रहा है। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कुछ ऐसे जो कि पूरे तरीके से प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा क्या करेंगे? ये नॉमेनक्लेचर में पहले लगेंगे। जैसे एल्काइल ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ एल्काइल। अब एल्काइल ग्रुप्स क्या होते थे बच्चे? एल्काइल ग्रुप्स हैं जो ब्रांचिंग में लग जाते हैं, तो वो जो है वो हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस पता है ना कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे हमेशा कहां लगेंगे? प्रीफिक्स में लगेंगे। किसी सिचुएशन में 2 फंक्शनल ग्रुप लग गए हैं तो उन दो में से ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एक प्रीफिक्स में जाएगा, एक सफिक्स में जाएगा। ये सारे रूल्स को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए हैं बच्चे क्या है? कोशिश करेंगे साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल क्या बचा? एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एसिड क्लोराइड, अमाइड, अमाइन। ये कुछ एग्जांपल्स है, मैं बता दूंगा जो लिखने हैं, अभी रुको। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमें कुछ और भी लिखना है। मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी मोड ऑफ अटैचमेंट क्या होती है। अब मोड ऑफ अटैचमेंट मतलब वो कहां पर रिंग, जो अपने पास बेसिकली जो अपने पास होमोलोगस सीरीज लगी हुई है, कार्बन की लॉन्ग चेन लगी हुई है, या कोई भी जो पूरा हाइड्रोकार्बन है उसमें एंड ऑफ चेन में लग सकता है या बीच में लग सकता है। तो मैं मोड ऑफ अटैचमेंट के साथ तुम्हें बताता चलूंगा, और उसके साथ हम उसके जो बेसिकली अब एब्रीवेशंस यूज करेंगे उसके लिए सफिक्स में, वो चीजें भी मैं बताता हुआ चलूंगा। तो वो लिख लेंगे एक बारी में, इकट्ठे लिखते हैं। उससे पहले होमोलोगस सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे देखो, होमोलोगस सीरीज पता है सबको, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ी थी। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties in which one member differ from the other member by single CH2 unit is known as homologous series। क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? जैसे कि हमारे पास हर बार CH2 ऐड करते जाओ, उसमें क्या है? CH3OH है तो एल्कोहल की कैटेगरी का ही। CH3OH के बीच में एक CH2 लग गया, नेक्स्ट फैमिली मेंबर आ गया। फिर एक और CH2 लग गया, एक नेक्स्ट फैमिली मेंबर आ गया। एक और लग जाएगा तो नेक्स्ट फैमिली मेंबर आता जाएगा। तो हर सक्सेसिव फैमिली मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता जाएगा। तो वो एक ही फैमिली के मेंबर्स, जैसे इसमें सारे अल्कोहल्स हैं, सारे इसके अंदर अगर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं, सारे एल्डिहाइड के होते, सारे कीटोनिक के होते, जिसके भी होते, लेकिन हर किसी सक्सेसिव मेंबर के बीच में
CH2 का डिफरेंस आता जाएगा, तो वो होमोलोगस सीरीज बनाती है। सरल भाषा में बात करूं तो होमोलोगस सीरीज सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रही है और कुछ नहीं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम क्या करते थे IUPAC नॉमेनक्लेचर में? सबसे पहले जब होमोलोगस सीरीज थे, याद है ना क्या करते थे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट वाला, वो भी मैं अभी लिस्ट देता हूं। सबसे पहले वापस से अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर को एक बारी फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या लगा बेटा? प्रीफिक्स, जो नाम के आगे लगेगा। वर्ड रूट, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स, जो क्या बताएगा? सैचुरेशन के बारे में, कि वो एल्कीन है या एल्काइन है। और फिर सेकेंडरी सफिक्स, अगर वहां प्रेजेंट होगा कि जो ग्रुप ऑफ कार्बन, बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स या अकेला एटम कोई ऐसा जो कि पूरी उसकी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, तो वो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लग जाएगा वहां पे। क्लियर है ये? अब इसमें जब हम वर्ड रूट की बात कर रहे हैं तो देखो यहां पे प्रीफिक्स क्या होता है बच्चे हमारे पास, इसको लिखेंगे, ये लिखो बच्चा, ये वाला पूरा पार्ट लिखेंगे। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पता है ना क्या होते हैं? CH3 लग गया तो वो मिथाइल हो गया, ठीक है। CH3 क्या हुआ? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। कार्बन ही है लेकिन उसका एक बॉन्ड, वो मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा, वो कहीं ब्रांचिंग में लग गया है, तो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो वो प्रीफिक्स में लग जाएंगे। यहां पे सिंपल मैंने एल्काइल लिखा है, वरना हेलोजेंस भी होते हैं साथ में, अभी के लिए एल्काइल ही लिखो। फिर जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट हमें क्या बता रहा है? कार्बन चेन, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। एक्सक्यूज मी। प्राइमरी सफिक्स जो बॉन्ड बताएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। और सेकेंडरी सफिक्स वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा कि वो OH लगा है, CHO लगा है या कीटोन लगा है, जो भी लगा होगा उसके बारे में बताएगा। क्लियर है ये? रूल सॉर्टेड है सबको? अब इसी के बेसिस पे वर्ड रूट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये लिख लिया सबने बच्चा? बच्चे अब देखो यहां पे अपने पास वर्ड रूट क्या कहता है? वर्ड रूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये हमें ऑलरेडी सबको पता है, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद हमारे पास आता है देखो प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए एन, ट्रिपल के लिए आइन, ये भी क्लियर है। इसके बाद अपने पास आता है बच्चे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स में देखो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहां पर मॉड ऑफ अटैचमेंट मैंने साथ में लिखी हुई है, और ये इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहां पर लिखा हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, C डबल बॉन्ड OH। ये जब हम कार्बन चेन के अंदर लगाएंगे तो इसका सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। और ये हमेशा एंड ऑफ चेन में ही अटैच हो सकता है, ये बीच में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। रीजन सीधा सा ये, कार्बन के 2 बॉन्ड इसके साथ और 1 बॉन्ड इसके साथ आ गया, अगर बीच में आ जाएगा तो ये 5 बॉन्ड तो पोजेस करेगा नहीं, तो इसलिए कभी मैनेज नहीं हो पाएगा और ये हमेशा एंड ऑफ चेन रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास बच्चे क्या है? बेसिकली उसका जो प्रीफिक्स, जो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड लगेगा, और ये एंड ऑफ चेन में जाएगा। एंड ऑफ चेन का सीधा सा एक रूल है, रूल तो क्या है? सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है भाई। जिस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन के टाइम पे पूरे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2 और ये 3 बॉन्ड तो यही है, तो ये बीच में तो कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में अगर आ जाएगा, लेट अस अस्यूम ये कार्बन आ जाए जिसके ऊपर मुझे डबल बॉन्ड O और एक OH लगाना पड़ जाए, टोटल इसके तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे ही 5 बॉन्ड होंगे इसका मतलब गड़बड़ हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन होता ही टेट्रावेलेंट है। इसीलिए इस टाइप में जहां पर मैंने पोजीशन लिखी है तो उसका सिंपल यही लॉजिक रखा है कि जिसके पास कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं वो कभी भी बीच में नहीं लगेगा, और जिस कार्बन के पूरे 3 बॉन्ड्स उसके साथ नहीं लगेंगे, जिस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं वो बीच में नहीं लगेगा, और जिस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे नहीं है वो बीच में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर में लग गया तो इधर उधर वाले कार्बन उसके बॉन्ड्स पूरे कर देंगे, एंड में लग गया तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे उसके साथ। क्लियर है ये? देखो जरा, फिर है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, जिसके लिए हमारे पास जो अपने पास सल्फोनिक एसिड है उसके लिए जो अपने पास सफिक्स लगेगा वो सल्फोनिक एसिड के नाम से ही रहेगा, और क्या कहां लगेगा? वो एंड ऑफ चेन में। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड देखो बच्चे ये क्या? ओइक एनहाइड्राइड है, और ये हमेशा इन बिटवीन द चेन रहेगा। ये होता क्या है? ठीक है, ये हमारे पास होता क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, और हर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, उन दोनों कार्बन के ऊपर।
तो ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो एसिड एनहाइड्राइड समझ में आया हमारे पास। जो कार्बन एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा और फिर सी डबल बॉन्ड हो आएगा, तो इसके लिए हम ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। इधर और इधर इसके एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। क्लियर है? ये एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली क्या है, जहां पर भी तुम इसके अंदर देखोगे पूरे में जो ये आर है, ये आर बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली सीधी सी बात करें, कार्बन चेन है, उसके इधर भी कार्बन चेन है, उसके उधर भी कार्बन चेन है। तो ये पूरा हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। डन है? ये हमेशा बीच में ही कहीं लगेगा, एंड ऑफ चेन में नहीं लग सकता। फिर आता है हमारे पास ईस्ट। ये हमारे पास क्या है बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये वाला जो अपने पास है, ये ओएट को रिप्रेजेंट करेगा। सफिक्स जब लगेगा उसके नाम पर ओएट लगेगा, हमेशा एंड ऑफ चेन में आएगा। फिर एसिड क्लोराइड RCOCl, सी डबल बॉन्ड ओ Cl और एल्काइल ग्रुप हमारे पास आ गया, ओएल क्लोराइड एंड ऑफ चेन में। एसिड अमाइड्स में हमारे पास क्या रहेगा, RCONH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और ये भी हमारे पास कहां लगेगा, एंड ऑफ चेन। इसके लिए सफिक्स जो यूज होगा वो क्या होगा, एमाइड। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड L। अब CN के लिए हमारे पास क्या यूज करेंगे, सफिक्स नाइट्राइल, हमेशा एंड ऑफ चेन लगेगा। एल्डिहाइड CHO, सफिक्स लगेगा अल, हमेशा कहां लगेगा, एंड ऑफ चेन में। कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, ओन लगता है, और ये हमेशा कहां लगेगा, इन बिटवीन, एंड ऑफ चेन में हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। एल्कोहल के लिए OH लग जाता है, सफिक्स क्या बना, ओल, कहां लग सकता है, कहीं भी, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड ऑफ चेन, कहीं पर भी लगा दो, ये अल्कोहल ही रहेगा। और OL, इसके लिए हम कहां लगा रहे हैं, सफिक्स के लिए। थायोअल्कोहल SH, थायोल, एंड ऑफ चेन, ये होता है बच्चे RSH, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एल्काइल ग्रुप के साथ मेन चेन में लग रहा है, तो हमेशा एंड ऑफ चेन में रहेगा। ये थायोल, इसके लिए सफिक्स लग जाएगा। अमाइन, जब NH2 लगता है, अमाइन इसका सफिक्स रहेगा, और ये कहीं पर भी लग सकता है मेन चेन में। क्लियर है? इसके अंदर देखोगे मैंने हर किसी के आगे ना, किसी किसी के आगे स्टार बनाया होगा। ये स्टार इसलिए है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे जो बोर्ड लेवल पे सबसे ज्यादा, मतलब ये है कि कॉमनली पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी इतने कॉमन नहीं थे, तो करके वो स्टार से रिप्रेजेंट किया, वो और कुछ नहीं है उसमें। अब इसके बाद प्रीफिक्स के अंदर देखो बच्चे, हैं क्या हमारे पास। अब प्रीफिक्स का लॉजिक क्या है, यहां पर मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि अपने पास प्रीफिक्स बेसिकली क्या, जब फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो एल्काइल ग्रुप हो गया है या हेलो ग्रुप हो गया, वो प्रीफिक्स में आ जाते हैं। लेकिन एल्काइल में के अलावा भी जो प्रीफिक्स में आते हैं हमारे पास, जैसे यहां पे तुम देखोगे अपने पास प्रीफिक्स के लिए CH3 के लिए सीधा मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल, C2H5 का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये नॉर्मल नाम से समझ में आ रहा है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला दूं CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हट के वो कार्बन की मेन चेन की जगह ब्रांच में आ जाएगा, तो एल्काइल ग्रुप कहेगा। एल्काइल ग्रुप का कहलाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमेशा प्रीफिक्स में जाएगा। ये याद है ना, 10th क्लास में भी हमने किया था कि अगर एक कार्बन की मेन चेन होती है, उस कार्बन की मेन चेन में जो भी कार्बन लगे होंगे ये एल्काइल की तरह काम करते हैं, है ना। तो वो हमारे पास मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक आता है OCH3। OCH3 का मतलब क्या हुआ, याद करो अभी हमने ROR वाला ग्रुप पढ़ा था, ये क्या होता है, एल्कोक्सी। ये क्या होते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये मिथॉक्सी हो गया है, ये हमेशा कहां लगेगा, प्रीफिक्स में। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास, इसकी अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे भी, तब एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, पर वैसे अभी बताऊं, अगर मान लो ऐसा है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, इन सब के बॉन्ड पूरे, ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया पूरा, तो यहां पर इधर 3 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, तो जो छोटा चेन होगी जिस साइड में, वो एल्कोक्सी ग्रुप बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी, मिथ इथ प्रोपेन। तो ये मिथॉक्सी एल्कोक्सी ग्रुप हमेशा कहां लग रहा है, प्रीफिक्स में। क्लियर बात है? ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो C2H5 लगा होता साथ में, तो इथॉक्सी हो जाता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडीन के लिए सीधा सा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलोजेंस है, वो प्रीफिक्स में आएंगे। NO2 लगेगा नाइट्रो, NO अकेला नाइट्रोसो, NH2 के लिए अमाइनो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास एल्कोहल है OH, इसका सफिक्स क्या है, ओल। लेकिन अगर वहां पर OH के साथ साथ लेट अस अज्यूम कार्बोक्सिलिक भी लग जाता है, COOH भी लग गया और किसी कार्बन पे OH लग गया, अब हमारे पास 2 मेन फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, तो दोनों के दोनों सेकेंडरी सफिक्स नहीं बन सकते। तो उस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसकी मैं लिस्ट दे दूंगा अभी कौन सा टॉप प्रायोरिटी पे है,
तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे कार्बोक्सिलिक वाला ज्यादा सुपीरियर है, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो जो OH है अब वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो अब उसके लिए ओल नहीं यूज होगा। जब वो सफिक्स की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में चला जाए, तो OH है जैसे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। क्लियर है, ये बात समझ में आई है? जब हमारे पास, ये लिखते चलो बच्चे, जब हमारे पास एल्कोहल सफिक्स की जगह प्रीफिक्स में यूज होगा। क्यों, कब होगा प्रीफिक्स में? जब उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई और फंक्शनल ग्रुप वहां प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो वो क्या बन जाएगा, वो अब हमारे पास प्रीफिक्स बन जाएगा जो कि हाइड्रोक्सी हो गया। ऐसे ही साइनो ग्रुप बन जाएगा हमारे पास प्रीफिक्स में, जो नाइट्राइल था। अदरवाइज कीटो जो ग्रुप है, कार्बोनाइल और ऑक्सो को हम सीधा लिख देंगे कीटो ग्रुप। कीटो हमारे पास क्या, कीटोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, जो कि अदरवाइज ओन सफिक्स में लगना था, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो कीटो की तरह वो प्रीफिक्स में, कीटो के नाम से प्रीफिक्स में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एल्डिहाइड जो है वो एल्डो के नाम से जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड जो कि सफिक्स में एल लग रहा था, लेकिन प्रीफिक्स में आते ही वो क्या बन जाएगा, एल्डो। ये क्लियर है? और इनका लॉजिक समझ में आ रहा है ना, कि ये सफिक्स की जगह प्रीफिक्स में कब लगेंगे, जब इनसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई और फंक्शनल ग्रुप उस चेन में ऐड हो जाएगा। सॉर्टेड है? अब इसके बाद आता है रूल्स, अपने सीधा यूपेक के रूल। ये ऑलरेडी तुम्हें 10th क्लास में पता थे, 10th में हमने डिस्कस किए हुए हैं कि पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, भाई सीधी सीधी सबसे जो लंबी वाली चेन होती है उसको सिलेक्ट करो, फिर नंबरिंग द पेरेंट चेन, और फिर उसके बाद सीधा नेमिंग होती है। सबसे पहला रूल, बेसिक रूल तो यही है। अब उसमें हम चेक कैसे करते हैं, जैसे अपने पास ये चेन है, तो इसके अंदर अगर हम ढूंढेंगे तो सबसे लंबी चेन ये वाली आ गई है। तो जो चेन के बीच में इंक्लूड नहीं हो रहा है लेकिन वहां पर कार्बन एटम है, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। यहां पर CH3 सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। हम नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, वहां से जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर एलोकेट हो, तो 1 2 3 करो या 1 2 3, यहां तो सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, जब तुम इसकी नेमिंग करोगे, साथ में नेमिंग करते चलो बच्चा, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, है ना, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है? ये किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंटेन का लॉजिक समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर ये इसका सीधा सा बन गया, सबसे सिंपल बन गया। सिमिलरली इसी के अंदर देखो, तो ये हमारे पास मेन चेन बन गई है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे हो वैसे हो सेम ही बात है। ठीक बात है ना? तो लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन जरूरी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी है वो है तो सीधी सी चेन ही एक। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल हमारे को पता चल गया, नंबरिंग का लॉजिक पता चल गया। अब इसके बाद अपने पास आता है लोएस्ट लॉक एंड रूल। ये हमें पता चल गया कि भाई जहां से क्या होगा, जहां से गिनती छोटे नंबर पे मिल सके अपने सब्स्टिट्यूएंट को, वहां से हमें काउंटिंग शुरू कर लेनी है। ये बेसिक रूल्स हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ये वही है 10th वाले। फिर हमारे पास आता है नेमिंग। नेमिंग भी अपने को पता है किस तरीके से होती है, पता है सबको। एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग करो। चलो फटाफट से इसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये वाले हमारे पास, इसमें ऑलरेडी मैंने नंबरिंग कर दी है, गिवन है तुम्हारे पास। तो देखो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन यही है, सामने से दिख रही है। इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर एक एल्काइल लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन के ऊपर भी CH2 CH3 लगा हुआ है, तो 2 कार्बन है। मिथ इथ ब्रांच में नहीं है, मतलब ब्रांच में है, मेन चेन में नहीं है, तो ये क्या हुआ, एल्काइल। तो सेकंड पर लगा है मिथाइल, फोर्थ पर लगा है इथाइल। समझ में आई ये बात? अब मैं इथाइल और मिथाइल में से किसकी नेमिंग पहले करूं? यहां लिखा है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। मैंने पहले 2 मिथाइल क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि यहां पर आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। जहां पर ऐसा आ जाए कि सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं बच्चे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इथाइल में ई एम से पहले आते हैं ABCD लिखते हुए, तो हमने पहले इथाइल की नेमिंग करी, फिर मिथाइल लिखा। हेक्स 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को दिक्कत है इसमें? ये वाला रूल क्लियर है कि अगर हमारे पास सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले 2 एल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, एल्काइल बेसिकली सेम ही रहेंगे, तो उसके अंदर हम हमेशा किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसकी अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आ जाता है। तो फिर नेमिंग इधर से और नंबरिंग इधर से क्यों नहीं करते? नंबरिंग में नहीं, किस कहां से किस में नेमिंग है। नंबरिंग तो यहां से छोटा नंबर एलोकेट हो रहा है, वहां से करता तो तीसरा आता,
तो फायदा नहीं है ना। पहले चाहे कोई भी है, देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अगर सेम, हाँ एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा है, जहां से छोटा पड़े वहां से गिनती शुरू करेंगे। डन है, ये पता चल गया। चलो इसके बाद आता है एन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट विद इटसेल्फ। अब ये वाला देखो जरा, हम क्या बात करें बच्चे, एक एल्काइल है जिसके पास खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले एग्जांपल को देखो जरा, यहां पर हमारे पास जो कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट है। अब इसमें 5th कार्बन के ऊपर जो कार्बन की चेन शुरू हो गई है, उस चेन के अंदर ही चेन आ गई है ना। अब इसका कैसे करेंगे, करो इसे ट्राई करो एक बार, कोई बात नहीं। कौन कहां पे, हाँ वो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ही, ठीक है। देखो जरा बच्चे, हमारे पास जो अभी मैंने बोला कि ट्राई करने के लिए, उसमें देखो ये है। पहली बात तो इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, तो घबराना मत। जहां पे मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, मतलब ऑब्वियस है वहां पे हाइड्रोजन है। तो गिनती कहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 ही पड़ रहा है, तो कहीं से शुरू कर सकते हैं। मान लो यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डन है। अब यहां पे 5वें कार्बन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है। अगर ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, मैं अगर इन 3 कार्बन एटम्स पे देखूं तो ये क्या बन रहा है, मिथ इथ प्रोप, लॉन्गेस्ट चेन। मैं इधर को मुड़ जाता या उधर को, बनते तो 3 है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनती है ना। मैं यहां से गिनती नहीं शुरू कर सकता कि मैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम डायरेक्टली मेन चेन से बॉन्डेड नहीं है। तो जो अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, जो ब्रांच में लगा हुआ और उसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, तो गिनती लेकिन हमेशा कहां से शुरू होगी, उस कार्बन एटम से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो मेन लॉन्ग चेन भी उसी के थ्रू लेनी है हमें। ये समझ में आई, ये पहला रूल क्लियर है कि अगर ब्रांच की ब्रांचिंग हो रखी है तो भी हमें हमेशा गिनती या लॉन्गेस्ट चेन में उस कार्बन को पक्का इंक्लूड करना है जो मेन चेन के साथ अटैच्ड है। पहला रूल डन। अब दूसरा, मुझे अब इसकी नेमिंग करनी है, तो ये तो खुद ही ब्रांच वाला हो गया, तो ब्रांच की ब्रांचिंग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। कैसे लिखें, देखो जरा, 5th कार्बन के ऊपर ध्यान दो बच्चा, 5th कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। क्या है, मिथ इथ प्रोप, लेकिन 1st कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, कौन सा, 1 पे मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल। तो क्या हुआ, 1 2 दो मिथाइल हैं, डाई मिथाइल मिथ इथ प्रोप, ठीक है। लेकिन यहां क्या बनेगा, एन नहीं, क्योंकि ये पूरा ही ब्रांच था, तो प्रोपाइल। समझ में आई ये बात। ये प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये खुद एल्काइल ग्रुप था। तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, खत्म। अब मिथ प्रोब्यूट पेंटहेक्स नॉन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉनेन। समझ में आई ये बात, ये बच्चा पक्का सबको। तो ये लॉजिक समझ में आया। अगर ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी उस कार्बन के थ्रू जो मेन चेन से अटैच्ड है, और फिर उसकी नेमिंग कर दिया सीधा से एल्काइल ग्रुप्स के साथ। लेकिन जो वर्ड रूट है उसके बाद हम लास्ट में आइल लगा देंगे, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप की तरह काम करेगा। किसी को इसमें दिक्कत, बच्चे हर बच्चे को ना एटलीस्ट यहां तक के जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो अटेम्प्ट करके आने हैं। कौन से, जो 10th लेवल के हैं, ब्रांच के अंदर ब्रांचेस वाले। और इसके बाद एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ ये वाला, कि जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर किसी कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले उस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। यहां से प्रायोरिटी ऑर्डर शुरू होता जा रहा है। क्यों, एल्काइल ग्रुप के साथ साथ अगर कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड आ गया, जैसे यहां देखो, यहां पर अपने पास इस कार्बन चेन के अंदर इधर एल्काइल ग्रुप है और इधर डबल बॉन्ड है। अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटाइज करके यहां से गिनती शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को एल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहां से गिनती शुरू, फंक्शनल ग्रुप हुआ तो वो आगे बात कर लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप भी कौन से लगे हुए, 2 लग गए, तो उसमें उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड करेगा मैं प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्लियर करता जाऊंगा। तो आज पहली प्रायोरिटी तो यही समझ में आ गई है। क्या क्लियर हुआ हमारा, कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो और एल्काइल ग्रुप लगा हो,
तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा और वहां जहां से उसको छोटा नंबर एलोकेट हो 1 और 2 उसको हम करेक्ट ऑर्डर मानेंगे। समझ में आ गई ये बात? और इसी के बेसिस पे हम ये सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला नॉमेनक्लेचर अब कर सकते हैं। पहला प्रीफिक्स जो कि अल्काइल ग्रुप्स, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी सफिक्स जो एल्कीन एल्कीन एल्काइन बताएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, कार्बन चेन और ये टाइप ऑफ बॉन्ड, और फिर हमारे पास क्या लगना शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स जो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। डन।